हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथवाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम क्लास 9th में नंबर सिस्टम्स में अपना सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर। ओके, तो बच्चों आप सबको याद होगा हमने पिछले सेशन में पिछले क्लास में क्या सीखा था। हाउ टू लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, हमने सीखा था कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कैसे हम रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इसके हेल्प से हम आज अपना एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नाउ बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्विक रिकैप भी हमारा हो जाएगा एंड हमें स्पेसिफिकली ये रिकैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज जो एग्जांपल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आज पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा लास्ट सेशन का क्विक रिकैप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन एंड वी आर स्टार्टिंग विद एग्जांपल नंबर 4 ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का अपना एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो एग्जांपल क्या है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, इस बार हमें रूट 3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ओके, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है कि हमें करना क्या है। नाउ बच्चों, इसका जो मेथड है, इस मेथड को एक्चुअली आप कुछ बुक्स में या आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा। आप सुनेंगे दैट जो मेथड हम यूज करने वाले हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी रूट 2 को लोकेट करने के लिए मेथड यूज किया था, इस मेथड को हम स्पाइरल मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो वर्ड क्या है, वर्ड ध्यान रखेंगे, वर्ड है बच्चों स्पाइरल। और स्पाइरल आप सबने देखा होगा, वो कुछ ऐसे बनता है, पहले एक छोटा सर्कल होगा, फिर वो बड़ा होता जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसे करते करते कुछ स्पाइरल बनता है। आप सबको ध्यान होगा कि स्पाइरल हमने कई बार देखा भी होगा। नाउ इस मेथड को स्पाइरल मेथड ही क्यों बोलते हैं एंड इसके हेल्प से हम रूट 3 को कैसे लोकेट करेंगे, इसको सीखते हैं, समझते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। तो जो बहुत सिंपल सी बात है, इस मेथड के हिसाब से अगर आपको रूट 3 बनाना है, रूट 3 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो उसके लिए आपको इसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला रूट, दैट मीन्स अगर आप रूट 3 की बात कर रहे हैं तो 3 - 1, दैट इज अगर आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे तो रूट 2, आपको रूट 3 बनाने के लिए रूट 2 को लोकेट करना पड़ेगा। ओके, ये मेथड के हिसाब से कहा जाता है। इसमें ये मेथड का बेसिक सा प्रिंसिपल है, बेसिक सा फंडा है यहाँ पे। ओके, तो रूट 2 हमने सीखा था लास्ट टाइम कैसे बनाते हैं। तो क्विकली एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें रूट 3 बनाना है और उसके लिए बेसिक एक जरूरी है, वो क्या है, हमें रूट 2 को पहले बनाना पड़ेगा नंबर लाइन पे। तो क्विकली इसको बना लेते हैं, क्योंकि हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में कि रूट 2 को कैसे लोकेट किया जाता है नंबर लाइन पे। आई होप आप सबको अच्छे से याद है। तो हमारा इसका जो सोल्यूशन है, उसका स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा बच्चों लोकेट रूट 2। पहले आप रूट 2 को बना लो नंबर लाइन पे। तो फिर से क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड यहां पे मार्क करेंगे 0 एंड क्विकली एक बार रिकैप के लिए बच्चों, हमने कितने डिस्टेंस बाद हमने 1 मार्क किया था। बेसिकली हमने कुछ सीखा था लास्ट क्लास में, दैट वाज कॉल्ड 1 यूनिट। और ये यूनिट क्या है, यूनिट आपके हाथ में है बच्चों, आप कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो या कितना छोटा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो। सो 1 यूनिट आप खुद डिसाइड करेंगे। एंड हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने 2 सेंटीमीटर, हमने 2 सेंटीमीटर को अपना 1 यूनिट माना था, जिससे हम कंफर्टेबली कंस्ट्रक्शन कर पाए। ठीक है, बहुत छोटा नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अपना वही यूनिट को कंसिडर करते हुए 0 के बाद हम मार्क करेंगे 1 एंड देन यहां पे मार्क करेंगे 2। ओके, एंड देन रूट 2 को लोकेट करने के लिए हमने क्या किया था, आप सबको याद होगा। लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये 1 यूनिट का बेस लिया था हमने एंड यहां पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। करेक्ट, 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। सो इस परपेंडिकुलर को मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है हमारा 1 यूनिट तक आएगा C। ओके, एंड इसको हमने ज्वाइन करने के बाद क्या बताया था कि आपका जो ये हाइपोटेनस है वो क्या है, हाइपोटेनस बच्चों रूट 2 है। ओके, सो AB कितना है, 1 यूनिट, BC यानी कि हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और AC क्या है, वो रूट 2 है। सो ये सब बातें जो है छोटी छोटी यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि हमारे जो डिस्टेंसेस हैं वो कितने हैं। सो AB is 1, okay, BC is also 1 and AC is √2।
करेक्ट? आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, रिकैप भी हो गया हमने नंबर लाइन पे कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया था। एंड बच्चों ये परपेंडिकुलर हमने आपको रिकैप के लिए यहाँ पे बस ऐसे बना के दिखाया, बट आपको प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना है कंपास से। ओके, नाउ अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि √3 अब कैसे बनेगा। हमें ये तो समझ में आ गया कि ये लेंथ जो है वो √2 है। सो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको एक सिंपल सा काम करना है। जैसे हमने √2 बनाने के लिए इसको बेस कंसिडर किया था, करेक्ट, इसको बेस कंसिडर किया था। अब √3 बनाने के लिए आप इसको दैट इज √2 को अपना बेस कंसिडर करेंगे। ओके, ये जो AC आपको दिख रहा है, ये छोटा सा लाइन सेगमेंट, आप इसको अपना बेस मानेंगे एंड इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे होगा, बिल्कुल सेम मेथड है जो आप करते आए हैं अब तक। राइट, कुछ ऐसे करके आप अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर जो है, अगेन परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। ओके, परपेंडिकुलर भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। सो 1 यूनिट के लिए हम अभी भी जानते हैं हमारा 1 यूनिट कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर है। तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। परपेंडिकुलर बनाने के बाद हम सिंपली यहां 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। करेक्ट, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एंड इसको मान लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ स्पेस की कमी हो रही है तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन हमें समझ आएगी क्या करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का, अब बच्चों ये जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट आपका जब आप ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली इतने लेंथ को हम क्या लेंगे, 1 यूनिट। तो C से लेके मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आ जाता है D। ओके, सो CD जो है बच्चों, CD भी 1 यूनिट ही है। हमने 1 यूनिट जितना ही उसको कंसिडर किया है। एंड एट लास्ट आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको लोकेट कर लेते हैं बच्चों। AC क्या था, AC था हमारा √2 और आपने CD कितना बनाया, एज वी डिस्कस हमने इसको भी 1 यूनिट ही बनाया है। तो बच्चों ये जो नया हाइपोटेनस आया आपके पास, ये नए वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ACD। तो इसमें जो आपका ये हाइपोटेनस आया बच्चों, ये क्या होगा, एग्जैक्टली √3। ओके, ये क्या होगा, एग्जैक्टली √3। और ये क्यों √3 है अभी आपको समझाते हैं, बहुत इजी सा एक्सप्लेनेशन है इसका। लेकिन सबसे पहले एक काम कर लेंगे, आपने √3 बना लिया है सक्सेसफुली नंबर लाइन पे, लेकिन इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। आपको इसे इस लाइन पे लोकेट करके दिखाना है कि यहां है, यहां है, यहां है, किधर है। ओके, सो मेथड फिर से वही सिंपल रहेगा। क्या करेंगे, आप अपना कंपास लेंगे, कंपास को पॉइंट A पे या फिर 0 पे रखेंगे एंड ओपन करेंगे कहां तक, पेंसिल को ले जाएंगे D तक एंड ऐसे करके एक आर्क बना देंगे। ओके, तो बच्चों जब आप वो आर्क बनाएंगे, वो आर्क आके नंबर लाइन को कहीं कट करेगा यहां। ओके, तो ये जो आर्क बच्चों नंबर लाइन को कट कर रहा है, इसको हम यहां पे मार्क कर देंगे, लेट्स से पॉइंट P। तो ये जो हमारा पॉइंट P है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √3 को। ओके, देयरफॉर पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √3। हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। हमें कहा गया था लोकेट करना है, किसको लोकेट करना है, √3 को नंबर लाइन पे। हमने √3 को नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया बच्चों। पॉइंट P क्या दिखा रहा है, √3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कैसे ये √3 कैसे है, हमें कैसे पता चल रहा है। तो अगेन बच्चों हम फिर से याद करेंगे, √2 का हमने एक्सप्लेनेशन शुरू किया था पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम ही इसका रीजन है, पाइथागोरस थ्योरम ही हमें समझा रहा है कि ये √3 क्यों बनेगा। ओके, तो क्विकली समझते हैं बच्चों। आपको दिख रहा है आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ACD। यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाया आपने। सो इन राइट ट्रायंगल ACD, आपके सामने जो राइट ट्रायंगल है ACD, इसमें बच्चों हमने √3 तो बाद में ड्रॉ किया है। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये √3 है, लेकिन हम पिछली बार से इतना तो जानते हैं ना कि AC क्या है। AC बच्चों √2 है और CD क्या है, CD हमने 1 यूनिट बनाया था। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, करेक्ट? तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों यहाँ पे? इट इज एडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ओके? एंड ये स्टेटमेंट देखते ही आपको समझ आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम है। आई होप इसको रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आया। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप सब जानते हैं, आप सब अवेयर में, ओके? अब बच्चों यहाँ पे AD को हमें प्रूव करना है कि ये √3 है। तो एक काम करते हैं, हम बाकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं सिंपली। बच्चों AC क्या है? AC इज √2, तो AC स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर, ओके? √2 का स्क्वायर प्लस CD क्या है बच्चों? CD इज 1, तो 1 स्क्वायर। एंड बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, हम आगे चल के अपने नंबर सिस्टम से इस चैप्टर में डिटेल में तो उसको पढ़ने वाले ही है, लेकिन अभी के लिए एक सिंपल सा लॉजिक सीखेंगे। बच्चों जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को एक तरह से कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप √2 को स्क्वायर करेंगे तो वापस से क्या होगा, ये रूट और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपका ये जो बेस है वो आंसर बच जाएगा। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या बचेगा फाइनली? √2 में रूट और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी 2 + 1 व्हिच इज 3, ओके? तो आपके पास AD स्क्वायर का आंसर आ गया 3। तो बच्चों अगर AD स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो ये स्क्वायर वहां पे जाके क्या होगा? स्क्वायर वहां पे जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, विच मीन्स AD इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से हमने बहुत सिंपली प्रूव कर दिया कि AD जो है वो √3 के इक्वल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया तो इसको नोट करेंगे एंड एक एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको एज इट इज आप अपने नोट्स में लिखेंगे। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद अनदर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। अभी हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि बोल रहा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ओके? तो जो टॉपिक तो वही है, जो हम अभी पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार नंबर चेंज हो गया है। नंबर क्या है? √5। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर आता है, तो ध्यान से समझेंगे इसको क्या है। लेकिन बिफोर हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन, √5 को रिप्रेजेंट करना शुरू करें नंबर लाइन पे, तो पहले हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि हमने जो मेथड अभी सीखा है उसको हम स्पाइरल मेथड क्यों बोलते हैं, ओके? हम उसे स्पाइरल मेथड क्यों बोलते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। हमने सबसे पहले कौन सा नंबर बनाया था नंबर लाइन पे? इट वाज √2, करेक्ट? हमने √2 बनाया तो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन किया हमने, एंड ऐसे हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये √2 बन गया। इसके बाद आपने इसके ऊपर एक और ट्राइंगल बनाया, तो यहां √2, ये क्या बना था बच्चों? √3। अब इसे स्पाइरल मेथड कहने का सिंपल रीजन है कि अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें, मतलब अगर आप इस राइट ट्राइंगल के ऊपर एक राइट ट्राइंगल और बना दें, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास उसके बाद एक नया रूट आ जाएगा विच विल बी √4, ओके? तो आप देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूएशन में बढ़ रहा है, √2, √3, √4। अगर आप इसके ऊपर फिर से एक राइट ट्राइंगल बना देंगे तो आपके पास अब क्या आ जाएगा? अब आएगा आपके पास √5। एंड इसके बाद अगर हम सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो बच्चों सिंपल सी बात है, अभी आपको भी समझ आ गया होगा कि आगे नंबर क्या आएगा? √6। तो √2, √3, √4, √5 ऐसे करते करते अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये स्पाइरल बन जाएगा एक, ओके? ये स्पाइरल बनता जाएगा। स्पाइरल हमने सीखा था क्या होता है, वो एक छोटा सर्कल से शुरू होगा, फिर बड़ा होगा एंड कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे। लेकिन बच्चों ये स्पाइरल मेथड जो है समझने में तो बहुत आसान है, समझ में आ गया कि सर क्या करना है, एक ट्राइंगल के ऊपर और ट्राइंगल बनाना है, उसके ऊपर और ट्राइंगल बनाना है और कंटिन्यू करते जाना है। कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक हमारा रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड रूट नहीं आ जाता, राइट? लेकिन आप सोच के देखो बच्चों, क्या हमारे पास इतना टाइम होता है एग्जाम में? क्या हमारे पास इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए टाइम है? और हम इतना कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, अगर ये नंबर √5 की जगह कोई और बड़ा नंबर आ गया तो क्या होगा? मान लो √11 आ गया, √10 आ गया, √17 आ गया, √15 आ गया, तो क्या हम ऐसे 15 बार 10 बार कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल? वो तो बहुत टाइम लगेगा, राइट? तो इसका भी अगर आप लॉजिक से चलोगे, आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे,
तो बहुत आसान है, हमें पूरा स्पाइरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई सेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं। फंडामेंटल्स क्या थे? ये जो पूरा मेथड है स्पाइरल मेथड, वो किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है? कॉन्सेप्ट है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। करेक्ट बात है? ओके, समझ में आ गया? नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब हमने पिछले सेशन में ये टॉपिक शुरू किया था, मैंने आपको बता दिया था कि एक काम अपना आसान कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट बनाएंगे हमेशा। ओके, एंड इस क्वेश्चन में समझ आएगा कि परपेंडिकुलर 1 यूनिट बनाने से हमारा काम क्यों आसान हो जाता है। तो बच्चों अभी आपको क्या बनाना है? अभी आपको बनाना है √5, मतलब आपको स्क्वायर रूट के अंदर क्या चाहिए? 5। ओके, सो सबसे पहले तो इसको हटाते हैं यहां से। सो h इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? स्क्वायर, वहां पे जाके पूरा स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। करेक्ट? नाउ परपेंडिकुलर को हम क्या बना रहे हैं? परपेंडिकुलर को बना रहे हैं 1 यूनिट। ओके, सो अभी रूट के अंदर पूरा हमें क्या दिखाई दे रहा है? रूट के अंदर दिखाई दे रहा है p स्क्वायर। p स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर बच्चों 1 ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर। ओके, तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट बनाने से आसान ऐसे हो जाती है चीजें। अब आप ध्यान से देखो, आपको रूट के अंदर टोटल वैल्यू क्या चाहिए? टोटल वैल्यू चाहिए हमें 5। ओके, एंड ऑलरेडी ये क्या है? 1 प्लस समथिंग। ठीक है, 1 प्लस समथिंग। तो इस समथिंग की जगह क्या आना चाहिए जिससे हमारा टोटल वैल्यू 5 बन जाएगा? तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा इसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा आंसर है। हम 1 में क्या ऐड करेंगे? हम 4 ऐड करेंगे, जिससे हमारा टोटल वैल्यू 5 बन जाएगा। अब बच्चों ये b स्क्वायर है, तो अगर मुझे b स्क्वायर को 4 बनाना है तो b क्या होना चाहिए? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करके 4 आता है? क्विकली 5 के काउंटडाउन पे आंसर देंगे, 5 4 3 2 1। अब बहुत सिंपल सी बात है, बेस क्या होगा? बेस होना चाहिए बच्चों 2। ओके, बेस अगर 2 होगा तभी तो 2 स्क्वायर 4 आएगा ना, और 4 प्लस 1 क्या आएगा? 5। तो दैट मीन्स इस बार जो हम अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना होगा? बेस होगा बच्चों 2 यूनिट्स। ओके, बेस होगा 2 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर एज यूजुअल क्या रहेगा? 1 यूनिट। ओके, परपेंडिकुलर क्या रहेगा एज यूजुअल? 1 यूनिट। सो समझ में आ गया? क्विकली कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हुए ये भी समझाएंगे आपको कि √5 प्रूफ कैसे हो रहा है, एंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल को इजीली समझ के चलोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी। सो नंबर लाइन, दिस इज आवर नंबर लाइन। ओके, शुरुआत करेंगे 0 से। 0 1 2 3 तक क्यों गए? क्योंकि इस बार हमारा कंस्ट्रक्शन थोड़ा बड़ा है। ओके, हमारा बेस कितना बनेगा? 2 यूनिट्स का। एंड अच्छा रहेगा बच्चों, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो जो भी आपने 1 यूनिट कंसिडर किया है उसको वहां लिख दो। ओके, जैसे मैंने लिया है 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर, मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया, तो मैं लिख देता हूं साइड में, ये मेरा 1 यूनिट है। नाउ बच्चों बेस क्या लेना है? बेस हमें 2 यूनिट्स लेना है, जो हमने अभी डिस्कशन किया उसमें बेसिस पे समझ आया। बेस 2 यूनिट्स है, तो 0 से लेके कहां तक जाएंगे? इस बार हम जाएंगे 2 तक। सो दिस इज अवर पॉइंट A एंड दिस इज अवर पॉइंट B। तो ये जो बच्चों AB है, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस, ये हमारे ट्राइंगल का क्या बनेगा? बेस। ये हमारे ट्राइंगल का क्या बनेगा? बेस। सबसे पहले लिख देंगे AB इज 2 यूनिट्स। ओके, अब क्या बनाना है बच्चों? परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बना लेते हैं क्विकली। कंस्ट्रक्शन करके बनाएंगे, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए वो सीधा लाइन खींच दी वहां पे। ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है बच्चों, सो ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, नाउ परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलर कितना चाहिए? परपेंडिकुलर तो हमें एज यूजुअल 1 यूनिट का ही बनाना है। तो बच्चों 1 यूनिट क्या है? इतनी डिस्टेंस। तो इतनी डिस्टेंस को यहां कट कर देना, पॉइंट ले लेना C। ठीक है, तो BC क्या आएगा? BC होगा 1 यूनिट। BC इज 1 यूनिट। बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब ज्वाइन कर दो क्विकली से। ज्वाइन करते ही क्या होगा? ज्वाइन करते ही हमारे पास आ जाएगा AC। AC हमारा हाइपोटेनस है, एंड हाइपोटेनस क्या बनेगा बच्चों? √5। तो हाइपोटेनस आ जाएगा
√5 और इसको नंबर लाइन पे लोकेट करने का मेथड फिर से वही है। मेथड क्या है, कंपास रखेंगे यहां पे, पेंसिल को यहां तक ले जाएंगे और आर्क लगा देंगे ऐसे, तो आर्क कुछ ऐसे बनेगा। ये जो पॉइंट है पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को। आई होप आपको दिखाई दे रहा है हमारा पॉइंट P कहां है। काफी क्लियर कंस्ट्रक्शन मैंने बनाई है बिना कंपास पेंसिल के भी। ओके, देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स √5। ओके, P रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को। अब बच्चों एक लास्ट काम भी खत्म कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी आप डाउट कर रहे होंगे कि √5 कैसे बना। तो पिछली बार की तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, प्रूव करेंगे इसको √5 क्यों है। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको प्रॉपर्ली लिख देंगे। सो इन हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। सो इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आ जाते हैं AB क्या है बच्चों, AB है 2 यूनिट्स, क्विकली इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 स्क्वायर, BC क्या है, और BC है बच्चों 1, दैट इज 1 स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 5। तो यहां पे हमारे पास फाइनली आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू 5। तो बच्चों अगर AC स्क्वायर इक्वल टू 5 है तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्क्वायर को वहां पे ट्रांसपोज यानी कि शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा AC इज इक्वल टू √5। ओके, तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हमने प्रूव कैसे किया, हमने ये कैसे समझाया कि AC जो है एक्चुअली वो √5 के इक्वल है। ओके, तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन भी क्लियर है और इसके साथ साथ इसका प्रूफ भी क्लियर है कि वाई दिस इज √5। ओके, एंड बच्चों क्योंकि हम स्पाइरल मेथड सीख रहे हैं तो अगर आपको इस रूट के बाद इसका नेक्स्ट रूट बनाना है तो वो क्या होगा बच्चों, √5 के बाद आएगा √6। तो उसका बहुत सिंपल सा मेथड है, आपने √5 बना लिया यहाँ पे इस ट्राइंगल को ड्रॉ करके। अब आप इसके ऊपर फिर से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे इसको, तो जो नया ट्राइंगल आएगा उसमें आपको हाइपोटेनस मिलेगा √6। कंटिन्यू करेंगे क्या आएगा, √7 एंड सो ऑन। बट जनरली बच्चों एग्जाम्स में इतने ज्यादा आगे के रूट्स पूछे नहीं जाते हैं, आपको ऐसे ही रूट्स पूछे जाएंगे जहां पे आप कंस्ट्रक्शन को इजीली कर पाए। ओके, कंस्ट्रक्शन इजीली हो पाएगा, बट यहाँ पे आपको फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए। वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके एंड देन वी विल मूव अहेड टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। ओके बच्चों, अभी हम रूट वाला टॉपिक खत्म कर चुके हैं, हम इजीली सीख चुके हैं कैसे रूट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास 2 क्वेश्चंस बच गए हैं एक्चुअली देखा जाए तो। देयर इज 1 क्वेश्चन जो एक्टिविटी बेस्ड है तो उसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। स्टिल अगर आपको उसमें डाउट है तो बच्चों कमेंट डाउन, आप बताएंगे कि इसमें हमें डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, भले वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, हम उसको डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं एंड आपको जस्टिफाई करना है। ओके, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड आल्सो जस्टिफाई योर आंसर्स। तो जो पहला स्टेटमेंट आपके सामने क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कोई भी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, करेक्ट। तो अगर आप अपने पिछले सेशन को रिकैप करो और उसको याद करने की कोशिश करो तो हमने जब इर्रेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस किए थे तो हमने कुछ ऐसा लिखा था, राइट, कि रियल नंबर्स के 2 ही कैटेगरीज होती हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा उसका ऑपोजिट इर्रेशनल। क्लियर, आई होप ये बात आपको याद है। तो रियल नंबर्स आर आइदर रैशनल और इर्रेशनल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जितने भी रियल नंबर्स हैं हमारे पास वो या तो रैशनल होंगे और अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होंगे, इर्रेशनल। इसका मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन रिवर्स में पूछता हूं कि क्या रैशनल नंबर्स रियल होते हैं, यस। इर्रेशनल नंबर्स रियल होते हैं, अगेन यस, बिकॉज ये उसका पार्ट है, उसी का टाइप है ना, करेक्ट। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो है वो यही होगा कि यस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्योंकि इर्रेशनल नंबर रियल नंबर में से ही निकल के आते हैं बाहर।
ओके, उसका एक पार्ट, अलग से पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट उल्टा होता, जो कि है एग्जैक्टली हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे आपको ये स्टेटमेंट ऑपोजिट पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, वो बात गलत हो जाएगी। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है कि रियल नंबर सारे इर्रेशनल नहीं होते, उनमें से कुछ रैशनल भी होते हैं। ओके, तो अभी के लिए पार्ट 1 का आंसर आई होप अच्छे से समझ गए हो कि इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा हम जस्टिफिकेशन देंगे। पहले तो बताएंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ऑब्वियसली द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? आंसर है दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। एंड रीजन क्या देंगे? एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर्स आर आइदर रैशनल और इर्रेशनल। ओके, रियल नंबर्स आर आइदर रैशनल और इर्रेशनल। इसका मतलब कि इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल ही होंगे और कुछ नहीं हो सकते। करेक्ट? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। नोट करेंगे एंड आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 1। ओके बच्चों, अभी हमारे सामने है पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 1। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे पहले इसको। तो इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं? वही ट्रू फॉल्स बताना है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स आर ऑफ द फॉर्म √m। मतलब कि आपका जो ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स आते हैं, बच्चों पॉइंट्स का मतलब क्या है? हमारे नंबर्स ही तो है, राइट? ये पॉइंट जो है ये हमारे नंबर्स ही तो है, यानी कि ये पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को, 3 को एंड -1 को। ठीक है, तो दैट मींस एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स सम नंबर, वो कोई नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो वो कह रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स को, यानी कि सारे नंबर्स को हम √m और √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे m एक नेचुरल नंबर है। ओके, इसका मतलब क्या है समझते हैं। और हम एग्जांपल्स बच्चों बहुत सिंपल लेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स नहीं लेंगे। एग्जांपल्स देते हैं हमारे सामने। यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है, 0 भी है, पॉजिटिव भी है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका ये नंबर है 1, क्या आप 1 को √m की फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो नंबर कैसा होना चाहिए? नेचुरल। तो इसका मतलब क्या है? √1, हम जानते हैं 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज √1, और यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है दैट 1 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आती है। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 2 होता है √4, √4 इज 2, तो 2 को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं √m के फॉर्म में, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो हमने वैल्यू लिखी है वो भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहां तक तो सब सही चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इन नंबर्स के बीच में आप जाएंगे, जहां पे फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो क्लास 9 में हम आ चुके हैं, अभी हमें अच्छे से समझ में आता है रूट वगैरह का मतलब। तो बच्चों मैं आपके सामने लिखने वाला हूं एक नंबर 1/2। ओके, 1/2 है, तो 1/2 को जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा कुछ 1/4। करेक्ट? आप में से बहुत बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे नंबर्स दिखे हैं, समझे हैं आपने क्लास 8 में भी। तो स्क्वायर रूट के अंदर वो ऐसा बन जाएगा 1/4। ओके, लेकिन यहाँ पे जो 1/4 लिखा है अंदर, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, एंड ये बात हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि अभी बहुत सारे नंबर्स हैं जो इनके बीच में आएंगे, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे इस साइड। तो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जहां पे अंदर की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट की वो नेचुरल नंबर है। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। और फॉल्स क्यों होगा? हम एग्जांपल्स देंगे, जस्टिफाई करेंगे, एंड वी विल टेक दिस फ्रैक्शन एज द एग्जांपल। ओके, सो क्विकली लिखेंगे। क्विकली हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर है दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, एग्जाम्पल ले लेंगे बिकॉज एग्जाम्पल इसको जस्टिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज इक्वल टू √1/4। तो आपने लिख तो दिया कि 1/2 √1/4 है, लेकिन क्या रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है, रूट के अंदर जो ये वैल्यू लिखी हुई है, क्या ये नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो।
फॉर एग्जाम्पल रूट 1/4 में here 1/4 is not a natural number. Okay, is not a natural number. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हो। नेगेटिव नंबर्स का भी एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे -1 ले लो तो -1 को भी आपसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, 0 को भी नहीं कर पाएंगे, एंड हेंस आप उस एग्जांपल के थ्रू इसको जस्टिफाई कर लेंगे। ओके, तो आई होप पार्ट नंबर 2 आपको क्लियर हुआ। पार्ट 3 मैंने आपको समझा दिया था 1 के साथ ही। सो पार्ट 3 को आप खुद सॉल्व करेंगे, आप उसका स्टेटमेंट खुद लिखेंगे। ओके, एंड अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बच गया आज के सेशन का और इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे आज के सेशन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी स्क्वायर रूट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे कुछ लिख रहे हैं √1, √2, √3, √4 एंड सो ऑन, ठीक है, आप सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के अगर आप स्क्वायर रूट्स लिखने लग जाएंगे तो क्या ये सभी इरैशनल आएंगे? ओके, क्या ये सभी इरैशनल होंगे? अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो ऐसे रूट्स का एग्जांपल देंगे जो कि रैशनल हैं। ओके, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया इजीली, एंड क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आपके सामने ही लिखा हुआ है। हमने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, √1, √2, √3 एंड √4। ओके, तो इसमें आप देख के बताओ कि कौन से नंबर्स इरैशनल हैं, राइट? तो हमने इसका एक लॉजिक सीखा था, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपके पास अगर कोई ऐसा नंबर आएगा जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ही तभी वो नंबर इरैशनल होगा। ओके, अदरवाइज वो स्क्वायर रूट क्या होगा? वो स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर्स के केस में, और आपका जो नंबर बचेगा वो रैशनल होगा। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है? हमारा पहले स्टेटमेंट का आंसर जो आ गया, आंसर है नो। ओके, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरैशनल नहीं होते, वो तभी इरैशनल होते हैं जब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ एग्जांपल देना है। तो बच्चों एग्जांपल आपके सामने ही है 2, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बच्चों 1 क्या है? 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो जब आप स्क्वायर रूट 1 को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू आएगा 1। आगे क्या है? स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना आएगा? 2। अगला परफेक्ट स्क्वायर कहां पे आएगा? √9, तो √9 का वैल्यू क्या आएगा? 3 एंड सो ऑन। ऐसे आप करके आप चलते रहेंगे आगे। तो बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर आता है। ओके, तो आई होप समझ में आया यहाँ पे क्या हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया कि ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट इरैशनल होते हैं, रैशनल भी हैं। आपके सामने ही एग्जांपल्स हैं, एंड क्विकली अब इसको हमारा जो सॉल्यूशन है प्रॉपर्ली इसको फ्रेम करेंगे एंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो, the square roots of all positive integers are not irrational। सभी irrational नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर दे रहा है। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं बच्चों? एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 एंड स्क्वायर रूट 25। आगे का नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट 25 इज 5। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। ओके, दीज ऑल आर रैशनल। ओके, आई होप समझ में आई आपको ये बात कि ये रैशनल नंबर्स क्यों हैं। एंड बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा आज का सेशन खत्म होता है एंड एक्सरसाइज 1.2 इज आल्सो कंप्लीट। अगले सेक्शन में हम इरैशनल नंबर्स को ही कंटिन्यू करेंगे और उनके डेसिमल्स के बारे में, उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में सीखेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, एंड आई होप आपको आज जो भी हमने पढ़ाया, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए समझ में आया। तो इफ यू एंजॉयड द सेशन, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, नेबर्स,
and subscribe to our channel Mathwise. See you all. Till then, thank you.